गुड मॉर्निंग बच्चों। मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 अपना, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला लेक्चर हमारा सॉल्युबिलिटी है, यानी कि हम इस लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने आपको ये पढ़ा दिया था इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंतर्गत कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर हमने उसमें 2 क्वेश्चंस के साथ भी आपका डिस्कशन हुआ था हमारे साथ। अब हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में बात, जहां पर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, जो है एक बहुत ही खास टॉपिक। तो ये जो खास विषय आपके लिए सॉल्युबिलिटी आज हम लेकर आए हैं, इस पर हम विचार करते हैं और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजें हम समझाएंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी अच्छी रहती हैं, इसलिए हम लोग सीधा चलते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए सॉल्युबिलिटी के पास और करेंगे आज सॉल्युबिलिटी पे बात। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली बेटा होती क्या है ना। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सॉल्युबिलिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी की मीनिंग क्या है। अगर हम आपको ये समझाएं कि सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि सॉल्युबिलिटी कुछ और नहीं है, कुछ तो है। तो क्या है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अगर हम आपको समझाएं कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो हम सिंपल सी कहानी पढ़ते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि एक सॉल्वेंट आपको फिक्स अमाउंट में दे दिया जाए, तो उस फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड कर पाते हैं, यही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी सॉल्युबिलिटी कोई नई चीज नहीं है। सॉल्युबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम एक सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, सॉल्वेंट मतलब कोई भी चीज हमने लिक्विड की तरफ से कंसीडर कर लिया है, सॉलिड ले लिया, कुछ भी, उसमें हम किसी दूसरी चीज को जो डिजॉल्व कर रहे हैं ना, कितना मैक्सिमम मिक्स कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हो किसी सॉल्वेंट की कितनी टेंडेंसी है किसी दूसरे को डिजॉल्व करने की, यही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी का द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फिक्स अमाउंट में आप 100 ग्राम ले सकते हो, ठीक है, सॉल्वेंट को। तो बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सॉल्यूट जो हम मिला रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट में, तो उसमें कितना सॉल्यूट हम मैक्सिमम मिला सकते हैं, यह उसकी सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है इस सॉल्युबिलिटी में पढ़ने से पहले कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर ये हमें डिस्कस करनी है। यानी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अगर हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपकी बुक में लिखा होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं घबराना है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड in a fixed amount of solvent इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि कहा गया एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर पा रहे हैं, यही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब बेटा सॉल्युबिलिटी को जो हम पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ सॉल्युबिलिटी है, वो तो हमारे यहाँ एक ही सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को क्लासीफाई करेंगे 2 तरीके से, जरा गौर करिएगा कैसे। हमने कहा ये जो हमारे यहाँ सॉल्युबिलिटी है, इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम सॉल्युबिलिटी को क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। हमने कहा कि ये हमारा सॉल्वेंट कोई भी हो गया, तो सॉल्वेंट अगर हमें यहाँ दे दिया जाए बेटा, तो हम किसी सॉल्यूट को इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, तो जो बनेगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा, है ना। किसी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो जो हम पाएंगे वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, यही हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कोई और चीज नहीं है, यह ये है कि आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, इसी को हम सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है,
तो हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी जो हमारे सिलेबस में हो वो क्या है, हमारे सिलेबस में सॉल्युबिलिटी के टाइप्स के बारे में भी बताया गया कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें कि सॉल्युबिलिटी को क्लासिफाई कैसे किया जाए, तो कहा यह गया कि सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमें सॉलिड इन लिक्विड की बात की जाए और दूसरा हमें गैस इन लिक्विड की बात की जाए, ठीक है, दोनों की बात समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये आपको समझा रहे थे कि हमने ये समझाया कि अगर हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हमने इसमें लिक्विड कंसीडर कर लिया, कहें हाँ, कहें इसमें लिक्विड लिया और हम कहते हैं कि ये जो हम ऐड कर रहे हैं यह सॉलिड ऐड कर रहे हैं और ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉलिड क्या किए, इसमें ऐड कर रहे हैं और ये हमारा लिक्विड है। अगर हम इसको डिजॉल्व करने की बात करें और दूसरे स्टेप में हम फिर से यही बात आपसे कहते हैं कि अगर हम इस स्टेप में ऐसे ले लें और हम आपसे कहें कि अब इस स्टेप में यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारे पास लिक्विड है तो हम अगले स्टेप में ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो दूर दूर हैं, ये हमारा क्या है, गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। अब अगर किसी लिक्विड में गैस को डिजॉल्व करना है बेटा, तो जायज़ सी बात है आप पिस्टन यूज करेंगे जिसके माध्यम से आप प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि बिना पिस्टन के और बिना प्रेशर के गैस लिक्विड में जाएगी ही नहीं। जब गैस लिक्विड में नहीं जाएगी तो हमारा काम भी तो नहीं हो पाएगा। हमें तो किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना है और किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करना है, तो ओवरऑल हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा क्या करें कि ये डिसोल्यूशन पॉसिबल हो सके। तो जरा गौर से समझिएगा। कहा गया जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब ध्यान से समझो। देखो कोई सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो जो पार्टिकल्स लिक्विड हमें दिया गया उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, होता है, आपने ऐसा पढ़ा। उसी स्पेस में वह सॉलिड जाकर के फिल हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता। जब किसी सॉलिड को पानी में डालते हो, अब हमने कहा शुगर को अगर आपने वाटर में ऐड किया तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं आया तो शुगर गई कहाँ, इसका मतलब शुगर उसी स्पेस में जाकर फिल हो जाती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग है, स्पेस है, उसी स्पेस को शुगर जाकर ऑक्युपाई कर लेती है, फिल हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया। इसका मतलब शुगर को अगर हम पानी में डालते हैं तो जब शुगर को हमने पानी में डाला तो उसके वॉल्यूम में कोई इलोंगेशन नहीं हुआ, इसका मतलब शुगर आसानी से उसके स्पेस को फुलफिल कर ले रहा है। यही समझ पा रहे हैं ना। लेकिन आप जरा समझिएगा, एक समय के बाद शुगर का वाटर में मिक्स होना बंद हो जाता है। जब शुगर का वाटर में मिक्स होना बंद हो जाता है तो ऐसी केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम सोच रहे हैं कि फर्दर हम चीनी मिला सके तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है। जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ने लगता है, उनके अंदर मोशन होने लगती है, यही तो होता है। और जब मोशन होता है तो फर्दर हम शुगर को उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फर्दर शुगर को हम ऐड कर सकते हैं और एक समय के बाद ऐसा आ जाता है कि वो मोशन अब बंद हो गई, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में हमने शुगर को उसमें ऐड कर दिया। अब पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। फिर भी अगर आप उसे हीट करते जाएंगे तो बेटा उसके बाद चीनी रह जाती है और पानी चला जाता है, पानी चीनी का साथ छोड़ देता है। तो पानी ने चीनी से कहा कि तुम भी चलोगी, तो चीनी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और चीनी तो सॉलिड मटेरियल है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का केस है। इसका मतलब वाटर क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो आप बर्फी वर्फी जो खाते हैं वो ऐसे ही तो बनती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो चाशनी बनाई जाती है वह इसी प्रकार से बनाई जाती है। इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर शुगर को आप वाटर में ऐड करते हैं तो एक समय के बाद एडिशन बंद हो जाता है। जब आप गर्म करते हैं तो फिर एडिशन स्टार्ट हो जाता है, और गर्म करते हैं फर्दर एडिशन स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे जैसे हीट करते जाते हैं वैसे वैसे शुगर का आप एडिशन देख पाते हैं। लेकिन एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है, फर्दर हम शुगर को उसमें ऐड नहीं कर पाते या शुगर का एडिशन उसके अंतर्गत नहीं हो पाता। एक टाइम तक ही ये एडिशन पॉसिबल है, उसके बाद ये एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात हम आपको समझा रहे थे कि जब किसी लिक्विड में हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है।
दूसरे स्टेप में समझें कि अगर किसी लिक्विड में हम गैस को डिजोल्व करें, अब जरा समझना, यहां से हमें समझ में आया कि इस केस में जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी इस वाली केस में वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते थे तो हम ज्यादा से ज्यादा शुगर पानी में मिला पा रहे थे, इसका मतलब हमने ये कहा कि सॉल्युबिलिटी इस केस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर की तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर इस पर लगाकर इसको डिजोल्व नहीं कर सकते, यानी प्रेशर से इसमें डिसोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम ये जान पाए कि सॉल्युबिलिटी कैसे वर्क कर रही। अब हमने कहा कि कोई लिक्विड सब्सटेंस लिया, उसमें हम गैस मिला रहे हैं। अगर किसी लिक्विड सब्सटेंस में हम गैस मिला रहे हैं तो ये गैस इन लिक्विड का केस हो गया। अगर वह गैस इन लिक्विड का केस हो गया, यानी किसी लिक्विड में हमने किसी गैस को मिक्स किया। जब किसी लिक्विड में हम किसी गैस को मिक्स करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम गैस इन लिक्विड की केस की सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। अब जरा इसमें यह समझना है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है। हमने कहा किसी लिक्विड में अगर गैस को मिलाएंगे तो गैस को मिलाने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। जब प्रेशर लगाओगे तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे। जब गैस के पार्टिकल्स पास आने लगेंगे तभी तो वो उसमें मिक्स हो पाएगा लिक्विड में, उसके पहले थोड़ा ना मिक्स हो पाएगा। इसका मतलब जब हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो हम जब पिस्टन से प्रेशर देंगे बेटा तो गैस क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ेगी, स्पेस कम होगा। जब गैसियस पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ जाएगी, स्पेस कम होगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, ऐसी केस में क्या होगा, ये क्या होगा, ये सॉलिडिफाई यानी लिक्विफाई हो जाएगी। यानी जो गैस है वो कंडेंस होगी, यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी तो वह गैस इस लिक्विड में आसानी से मिक्स हो पाएगी। यानी जब गैस कंडेंस होगी, लिक्विफाई होगी, तभी वह गैस इस लिक्विड में मिल पाएगी, अदरवाइज वह गैस इस लिक्विड में मिक्स नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर हम ये समझ पाते हैं कि जब हम किसी लिक्विड में गैस को मिलाते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रेशर की वजह से कोई गैस लिक्विड में आसानी से मिक्स हो जाएगी। अब जब कोई गैस लिक्विड में आसानी से मिक्स होगी तो उसका मेन रीजन होगा कि हमने प्रेशर उस पर कितना लगाया है। प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो गैस जल्दी मिक्स हो जाएगी, है ना। तो ये चीज हमें समझना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्रेशर को हटा दें तो भी क्या गैस मिक्स हो पाएगी? कहे नहीं, प्रेशर के बिना तो नहीं मिक्स हो पाएगी। कहे नहीं, गैस अगर नहीं मिक्स हो पा रही तो ऐसा करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, कहे नीचे से आग लगा दे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या गैस लिक्विड में मिक्स हो पाएगी? ना बेटा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल बाहर जाना चाहेंगे, वो पिस्टन को उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस लिक्विड में मिक्स नहीं हो पाएगी। गैस को लिक्विड में मिलाने के लिए हमें प्रेशर दे करके रखना पड़ेगा, तभी कोई गैस लिक्विड में मिक्स हो पाएगी, अदरवाइज कोई गैस लिक्विड में मिक्स नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस केस में सॉल्युबिलिटी की जो केस है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रेशर के, कौन सा प्रेशर है ये, पी एक्सटर्नल, जो बाहर से लगाया जा रहा है पिस्टन से, ये पी एक्सटर्नल है। यानी कहा गया कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सॉल्युबिलिटी इस केस में टेम्परेचर का क्या रोल है, तो कहा गया कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर के चेंज से सॉल्युबिलिटी पर क्या होगा, घट जाएगी। यानी टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये समझ पाएं कि अगर इस केस को हम पढ़ते हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ पाएंगे, जैसे यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से हम आसानी से सॉल्युबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या पढ़ पाते हैं। हमें उम्मीद है कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे वेरी कर रही है, क्या केसेज हैं सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत, मुझे उम्मीद है ये बात आप क्लियर कर ले गए होंगे। अगर सॉल्युबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हमने अभी आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने ये बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी
कितने तरह की हम पढ़ रहे हैं। एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में भी टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट हमने पढ़ा, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमने टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये क्लास बेहतरीन समझ में आई होगी। किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं आखिर आपको हम क्या पढ़ाएं जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।